हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय पढ़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का एक काफी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा क्योंकि अगर 10 बार एग्जाम हुए हैं तो ये 8 बार टॉपिक पूछा जा चुका है। ये टॉपिक कई तरह से पूछा जा सका है कि इसके ऊपर जो हम डेरिवेशन इस लेक्चर में, या आप ऐसे कह सकते हो कि इस वीडियो में जो हम कराने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें रिलेशन बताना है N1 N2 रियल मीडियम, डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है कि फाइंड आउट दी रिलेशन, कि हमें रिलेशन बताना है इनके बीच में। तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है कि अगर ऐसा भी पूछ लेता है कि अगर ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में रखते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उम्मीद सीरीज से जुड़ने के लिए सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग, सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कि जो सरफेस होते थे वो ऐसे होते थे, प्लेन सरफेसेस। लाइट ऐसे आती थी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती थी। क्लियर है इतनी बात? और हम जानते थे कि भाई रेयर मीडियम मतलब जो सरफेस होते हैं वो कॉनकेव सरफेस वो सरफेस है जिनकी आउटर साइड पॉलिश होती थी, दिस इज अ कॉनकेव। और कॉन्वेक्स सरफेस वो होते थे जिनकी इनर साइड पॉलिश होती थी, उसे हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते थे। आपने सारी बातें, जो मिरर फॉर्मूले का वो लेक्चर आया था उसमें सारी बातों को क्लियर आराम से किया जा चुका है। उसके बाद अभी हमें पढ़ना है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या होता है? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं ऐसे या ऐसे। अब इनमें केस होते हैं दो, कि भाई जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं, या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कंडीशन क्या है इन दोनों की? अलग अलग कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होंगे और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको जो फोकस जो रखना है वो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रखना है, क्योंकि यहां से ज्यादा डेरिवेशन कराए जाते हैं और इस लेक्चर में भी हम इसी का डेरिवेशन कराएंगे। सबसे पहले कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ये ऐसे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं which have internal surface, जिनका इंटरनल सरफेस रेयर मीडियम होता हो। इंटरनल सरफेस रेयर मीडियम एंड एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस डेंसर मीडियम। तो आप इसे ऐसे ही याद रखें कि कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं जिनका इंटरनल सरफेस रेयर मीडियम हो और एक्सटर्नल सरफेस डेंसर मीडियम हो। उसके बाद कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल सरफेसेस, ऐसे स्फेरिकल सरफेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस which have the internal surface, जिनका इंटरनल सरफेस डेंसर मीडियम होता हो, इंटरनल सरफेस डेंसर मीडियम, और एक्सटर्नल सरफेस रेयर मीडियम होता हो, और एक्सटर्नल सरफेस इज डेंसर मीडियम, सॉरी एक्सटर्नल सरफेस इज, जिनका एक्सटर्नल सरफेस रेयर मीडियम। तो इन दोनों में बिल्कुल आपको जो डेफिनेशन है वो क्लियर समझ में आ चुकी होगी कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो सरफेस होते हैं जिनका इंटरनल सरफेस डेंसर मीडियम हो और एक्सटर्नल सरफेस रेयर मीडियम हो। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो होते हैं जिनका इनर सरफेस रेयर मीडियम हो और एक्सटर्नल सरफेस डेंसर मीडियम हो।
इसी के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सरफेस कॉनकेव है और कौन सा सरफेस कॉन्वेक्स है। इनमें ये वाला केस खत्म हो जाता, मिरर वाला कि आउटर पॉलिश और इनर पॉलिश। ये हमें बस इसमें यही बताता है कि कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो जिनका इंटरनल सरफेस रेयर मीडियम है और एक्सटर्नल सरफेस डेंसर है, और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो जिनका इंटरनल सरफेस डेंसर है और एक्सटर्नल सरफेस रेयर मीडियम है। क्लियर है? इतनी बात नोट करना हो नोट करें। और इस वीडियो में हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। एग्जामिनर ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन देता है कि फाइंड आउट द रिलेशन, मुझे रिलेशन को फाइंड आउट बताना है, मतलब रिलेशन को फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन n1 n2 जो हमने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इनके बीच का रिलेशन आता है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/। नोट करना हो नोट करें। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था डेरिवेशन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो डेरिवेशन था। वो तो आपको समझाने के लिए करायागा कि भाई कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को किस में रखा, रेयर मीडियम में, और जो इमेज जो बनी वो वर्चुअल बनी। ये हमें केस याद करने पड़ते हैं। आप अपने घर ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने घर ऐसा बनाएं कि जो ऑब्जेक्ट है आप डेंसर मीडियम में रखें। इस डेरिवेशन को बिल्कुल सेम जैसा हम स्टेप आपको कराएंगे बिल्कुल सेम होगा, बस उसमें थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि जो इमेज है वो भी वर्चुअली बनती है, बस इमेज का फर्क आ जाता है, इमेज आगे पीछे बन जाती है। वो आपको इसी लेक्चर से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा और हम इमेज वर्चुअल बना रहे हैं। कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम ले रहे हैं, तो हम अभी बात कर रहे हैं कॉनकेव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की 4 पोजीशन से हम इस फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई के 2023 के सिलेबस में यह ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिलेशन के हैं। या आप अपने मतलब घर 2-3 जो डेरिवेशन होते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपनी बार रेयर में डेंसर में रखा या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या करा दिए, केसेस करा दिए, ये है कॉन्वेक्स। दिस इज अ कॉन्वेक्स, यहाँ पर लिखे कॉन्वेक्स, सॉरी यहाँ पर लिखे कॉन्वेक्स। अभी हम कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखता हूं, और ये हमें मानना पड़ेगा कि भाई हम ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड ही रखते हैं और ये हमारी आदत है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा। अब हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड जब मैंने रखा तो मुझे ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखना है। जब मैं ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखूंगा तो मुझे पता है कि कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जिसका इंटरनल सरफेस डेंसर मीडियम हो। तो मुझे सरफेस इधर बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लूँ थोड़ा सा पीछे, क्लियर, ऑब्जेक्ट को पीछे ही मारना पड़ता है, चाहे आप कहीं भी रख दीजिए। अब ये जो लाइन यहाँ से पास होगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब जो ये वाला जो सरफेस होता वो कुछ ऐसा होता, ये वाला जो सरफेस है वो कुछ ऐसा होता, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बिल्कुल सीधा नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस बिल्कुल सीधा नहीं होता, कुछ ऐसा होता। अब सबसे पहले मैंने यहां से कोई लाइट चलाई। अब जब मैंने यहां से कोई लाइट चलाई, अब ये लाइट कहां पर जाएगी, जो लाइट की जो रे है वो कहां पर जाएगी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पता होनी चाहिए। नॉर्मल के अनुसार हम लाइट को आगे रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये मेरे पास रेयर मीडियम है NR, और ये मेरे पास डेंसर मीडियम है ND। ND को मैं N2 मानता हूं और NR को मैं N1 मानता हूं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमें लेट करना पड़ेगा N1 और डेंसर मीडियम को N2, अन्य फिर आगे जाकर कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले जिस सरफेस पर वो टकराई उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। हमने इसे नाम क्या दे दिया, हमने इसका नाम दिया नॉर्मल। क्लियर है इतनी बात? जब हमने इसे नॉर्मल नाम दिया, अब जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो किसकी तरफ को बेंड होगी, रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी ऐसे। तो इमेज कहीं यहां जाके बन जाएगी। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया बीटा, इस एंगल को मैं मान लो अल्फा, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया गामा। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा नहीं है तो हम यहां गिरते परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q।
अब यहाँ से यहाँ के बीच में बनेगा इंसिडेंट एंगल I और इसके बीच में बनेगा एंगल R, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मतलब रिफ्लेक्टिंग एंगल। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग रे थी और नॉर्मल के बीच में रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्लियर है? अगर कोई भी इस डायग्राम में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी, या आप ऐसे माने सारी डिस्टेंस को मुझे पोल से तोड़ना है। ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी u, ऑब्जेक्ट से इमेज तक की दूरी को हम बोलते हैं v, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम बोलते हैं r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या पढ़ते थे कि अगर इधर की सारी चीजें पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, अब भी हम यही पढ़ेंगे। बस इसमें ये नहीं है कि जो पोल है, आपको मैंने मिरर फॉर्मूले में बताया था कि पोल साइन कन्वेंशन की तरह बिहेव करता है, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं और इधर की सारी चीजें नेगेटिव रहती हैं। तो जो r है वो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जो इमेज जो बनी, इमेज की जो डिस्टेंस है वो मुझे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे माइनस में लेनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है मैं इसे लेट करवा देता हूं कि भाई आपको जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो खुद करना पड़ता है कि लेट O with the object and I is the image form, ये सारी चीजें आपको माननी पड़ती हैं, लेट करनी पड़ती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसे नोट करना हो नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, जब मैं इस फॉर्मूले को जब मैंने अभी पिछले उस पर लिखा था, जो फॉर्मूला था n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon v, वो प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं क्या कर दूं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो स्नेल्स लॉ को क्या बोलता है कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n, ये तो बोलता है स्नेल्स लॉ। अब sin थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर sin थीटा स्मॉल है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इज नेग्लेक्टेड, मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, i अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, तो मैं इसे लिख दूं n1 i इज इक्वल टू n2 r, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। अब मुझे पता है कि ये वाला जो इंसिडेंट रे है वो रेयर मीडियम में है। रेयर मीडियम का मैंने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो स्नेल्स लॉ है ये कहता है sin i अपॉन sin r n2 अपॉन n1। इसका एक स्पेशल केस भी आता है कि जो sin i है, जो इंसिडेंट रे है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nr है और nr को हम n1 लिखते हैं, तो n1 इसके नीचे आना चाहिए और sin r का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 तो इसका ऊपर आना चाहिए, क्रॉस में होते हैं आपस में, ये हमें टैकल करनी पड़ती है बात। नेक्स्ट टॉपिक, अब मुझे पता है कि अगर मुझे i और r की वैल्यू मिल जाए तो ये पूरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ये हमें याद करना पड़ता है। अब जो i है और r है, मैं इसकी वैल्यू कैसे कर सकता हूँ? i इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल में जो i है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो i बराबर होगा किसके? अल्फा प्लस i, इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है तो i प्लस गामा। तो अगर थीटा स्मॉल है, sin थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर sin थीटा स्मॉल है तो मैं इसे ऐसे लिख दूं। यहां से नेक्स्ट स्टेप में इस लाइन को मैं ऐसे चेंज, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर sin थीटा स्मॉल है तो मैं थीटा को tan थीटा के इक्वल लिख सकता हूं। तो मैं लिख दूं यहां पर i इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। अब मुझे यहां से tan अल्फा प्लस tan गामा की वैल्यूज निकालनी है, तो अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या होगा? अब अल्फा जो ये एंगल है 90 डिग्री के आगे हाइपोटेनियस, इसके आगे परपेंडिकुलर। अब मुझे ये बात को पता होना चाहिए कि मुझे ये ट्राइंगल लेना है, ये वाला, बहुत इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना,
तो इसके आगे मतलब ये 90 डिग्री का आगे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तो AM अपॉन MO, AM अपॉन MO। अब मुझे tan गामा निकालना, तो tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस गामा 90 डिग्री के आगे ये वाला ट्राइंगल हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसे निकालना है। क्लियर है इतनी बात? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। इस इक्वेशन को मैं मान लूं यहाँ पे 2। अब यहाँ इक्वेशन में I इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, AM अपॉन MO प्लस AM अपॉन MC। तो मुझे यहां से I की वैल्यू निकाल दी। अब अगर मुझे यहां से R की वैल्यू और निकाल दूं तो I और R की इसमें वैल्यूज पुट कर फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करूं, इन ट्राइंगल मुझे पता है ये ट्राइंगल जो है ACI ट्राइंगल में जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है R प्लस बीटा। अब अगर मुझे R निकालना तो मैं R क्या करूं, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अगर थीटा स्मॉल है सेम ऐसे लिख दें, थीटा इज स्मॉल तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा बराबर हो जाएगा फिर tan थीटा के, तो मैं क्या लिख दूं इसे, R इज इक्वल टू tan गामा माइनस tan बीटा। अब tan गामा मैं कैसे निकाल सकता हूं, tan गामा अगर मैं यहाँ पे tan गामा लगाता हूं कि tan गामा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल के लिए, अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए रखता हूं तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तो AM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हुआ MC। मुझे सारी डिस्टेंस इस ट्राइंगल के लिए लेकर चलनी है कि गामा ये वाला एंगल है तो tan थीटा क्या होता है 90 हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर AM अपॉन MC। उसके बाद मुझे tan यहां से क्या निकालना, tan बीटा। tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल के लिए, इसके लिए tan बीटा। अब इन सारी चीजों को आप मिटा दें जिससे कंफ्यूज ना हो। तो आप ऐसे मान लें tan बीटा को 90 डिग्री का आगे हाइपोटेनियस, इधर परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया 90 डिग्री का आगे हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM अपॉन MI, तो AM अपॉन MI। अब मैं इन्हें यहाँ पे पुट कर दूं तो tan गामा मैंने क्या निकाला, AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन MI। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से आप इसे बिल्कुल दोबारा समझ लें। हमने स्नेल्स रूल लगाया, उसके बाद मुझे I और R की वैल्यू चाहिए थी, मैंने I को एक्सटीरियर एंगल माना, इन ट्राइंगलों को लगाकर मैंने I और R की वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर। ऐसे मैंने R के केस में करा, गामा एक्सटीरियर एंगल था, मुझे R निकालना था, थीटा स्मॉल होने के कारण मैंने tan थीटा tan बीटा मान लिया, यहाँ से वैल्यू निकाली तो R की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब I R की वैल्यू जिस इक्वेशन में प्रूव करनी है फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, और आप इसे नोट करें, मैं इतने जो है वो इस बोर्ड को रख कर I और R की वैल्यू रख लेता हूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने I और R की वैल्यूज को नोट कर लिया है, अब हम इस इक्वेशन में इसे पुट करने जा रहे हैं। सबसे पहले N1 I की वैल्यू हमारी क्या आई, AM अपॉन MO माइनस प्लस AM अपॉन MC इज इक्वल टू N2, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूं, R की वैल्यू AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन M। क्लियर है इतनी बात? अब मैं क्या करूं, मैंने यहां से स्टेप लिखा कि N1 इंटू AM, AM यहां से कॉमन आया तो 1 अपॉन MO प्लस AM अपॉन MC इज इक्वल टू N2 इंटू AM कॉमन आया, और यहां से हमने लिख दिया 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन M। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई परेशानी हो? नहीं। अब AM से मैं AM को कैंसिल कर दूं, AM से AM कट गया। अब यहां से N1 इंटू 1 अपॉन सारी डिस्टेंस को पोल से तोड़ना, तो मैं MO को क्या लिख दूं, MO से मैं क्या लिख दूं, MO को पोल से हमें सारी डिस्टेंस को तोड़ना है, यानी कि P लाना, तो PM प्लस PO
ये PO प्लस PM प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे 1 आएगा ना, हमने कॉमन ले लिया तो 1, तो 1 अपॉन MC, M से लेके C तक की डिस्टेंस को मैं क्या लिख दूं, PM प्लस PC, तो PM प्लस PC इज इक्वल टू N2, 1 अपॉन MC को क्या मैं लिख दूं, MC को PM प्लस MC, PM प्लस MC, PM प्लस PC, मुझे सारी डिस्टेंसों को पोल से मेजर करना है, माइनस 1 अपॉन, अब मुझे पता है कि MI को मैं क्या लिख दूं, PM प्लस PI, क्लियर है ठीक। मैंने क्या करा, सिंपल सी बात में मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पुट करा, AM कॉमन लिया, AM से AM कैंसिल कर दिया, सारी डिस्टेंस को पोल से मेजर कर दिया। अब PM स्मॉल है, PM इज वेरी स्मॉल, PM के स्मॉल होने से मैं इसे नेग्लेक्टेड कर सकता हूँ, नेग्लेक्टेड, मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया कि PM अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे नेग्लेक्ट, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, N1 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू N2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई साइन कन्वेंशन। अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा दूं तो इधर की सारी चीजें पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। अब मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, O से P तक की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो OP को मैं क्या लिख दूं, इज इक्वल टू U, क्योंकि पॉजिटिव है, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं। उसके बाद P से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी इधर है, तो मैं क्या लेऊंगा, नेगेटिव लेऊंगा, तो हमें किससे लेनी है, P से C, PC को मैं क्या लिख दूं, माइनस R। उसके बाद PC की वही डिस्टेंस है PI, पोल से इमेज तक की दूरी, पोल से इमेज तक की दूरी, जो पोल से इमेज तक की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं V। तो पोल से यानी कि P से और I तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, V। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था मिरर फॉर्मूले के में, इधर की सारी चीजें नेगेटिव, उधर की सारी चीजें पॉजिटिव। तो पोल से इमेज तक की दूरी इधर है, तो इधर की सारी चीजें हम क्या लेंगे, इधर की सारी चीजें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो OP हमने क्या ले लिया, U, और PC हमने ले लिया माइनस R, और PI हमने क्या ले लिया कि भाई इधर की सारी चीजें हमें क्या लेनी है, नेगेटिव, और उधर की सारी चीजें पॉजिटिव। तो मैं U को क्या ले लूं, माइनस U, और इधर R और V को V। क्लियर है इतनी बात कि जो ये पोल है वो साइन कन्वेंशन की तरह बिहेव करता है, इधर की सारी चीजें पॉजिटिव, मतलब इधर की सारी चीजें पॉजिटिव और उधर की सारी चीजें नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात, चलिए नोट करें इसे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हम वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा कि N1 1 अपॉन PO, PO की डिस्टेंस हमने क्या लिख दी, OP या PO मतलब सेम है, तो माइनस B माइनस U 1 अपॉन PC डिस्टेंस हमने ले ली R इज इक्वल टू N2 1 अपॉन PC हमने डिस्टेंस ले ली R माइनस 1 अपॉन PI, और PI डिस्टेंस हमने ले ली। अब मैं क्या करूं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूं, तो N1 अपॉन माइनस U माइनस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V। और आपको ये बात को पता होना चाहिए, जब इसे आप आगे पीछे इन वैल्यूज को ले जाओगे तो फॉर्मूला आ जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। और दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल फॉर्मूला, दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा कि 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V होता है, और वो सभी मिरर फॉर्मूले के लिए वही सेम फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है। उसी तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए यही फंडामेंटल फॉर्मूला है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला ऑल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इससे बाद लेंस फॉर्मूले की वीडियो आने जा रही है, जिसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U।
ध्यान रखना मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला जिसमें बीच में पॉजिटिव साइन आता है और लेंथ फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसमें बीच में नेगेटिव साइन आता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 मतलब 1/u माइनस 1/v हो जाता। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और इसका एक स्पेशल केस आ जाता है इन केस ऑफ कॉनकेव के केस में, जब मैं ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखता हूं, इन ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम, जब मैं ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखता हूं तो आपको ये वाली बात को पता होना चाहिए कि जो n2 और n1 की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। वो यहां आ जाता n1/v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये स्पेशल केस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं दिस इज द स्पेशल केस SC। ये स्पेशल केस है कि n1 और n2 की वैल्यू आगे पीछे हो जाती है और वो स्नेल्स लॉ की वजह से होती है, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पर डेंसर मीडियम है तो n1 n2 की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर भाई।